गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अ न्यू चैप्टर 10+2 बायोलॉजी का, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स करेंगे जो इस चैप्टर में बार बार आएंगी। जैसे सबसे पहली टर्म है हेरिडिटी। क्या होती है हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने करेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं अपनी अगली जनरेशन में। तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है। एक टर्म आएगी बेटा इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो भी करेक्टर्स हम ये जो हेरिडिटरी में ट्रांसफर कर रहे हैं, इनहेरिटेंस जो है वो फिनोमिना है। फिनोमिना जिससे कि हम हेरिडिटरी को जो स्टडी करते हैं, मींस ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स किस तरह से होती है, इस सारी स्टडी, इस सारे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब इनहेरिटेंस और जो हेरिडिटी है, इसकी स्टडी के लिए बायोलॉजी की एक ब्रांच बनी है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स। इसके अंदर आप बीएससी, एमएससी ये सब जो है वो कर सकते हैं। दिस इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने सबसे पहले कोई पॉइंट लाए इसके लिए कि हम हेरिडिटरी के बारे में सोचें कि ये कैरेक्टर्स कैसे आगे ट्रांसमिट होते हैं। तो ये सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये जेनेटिक्स आगे कैसे बढ़ी और आज इसमें क्या क्या एडवांसमेंट होकर हम क्या क्या कुछ जानते हैं हमारे डीएनए के बारे में, हमारे जीन्स के बारे में। शुरुआत करते हैं। जब हमें जेनेटिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता था कि माँ बाप से बच्चे जो है वो मिलते जुलते क्यों हैं, बच्चों के कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स जैसे क्यों होते हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो साइंटिस्ट का कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं था, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक गैस करे, ऐसी गैसेस लगाए कि चलो ये हो सकता है, हो सकता है वो हो। तो वो गैसेस उनके क्या थे, वो सब जो है हम पढ़ेंगे इन प्री मेंडेलियन डिस्कवरीज। प्री मेंडेलियन मतलब जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ी जो खोज की, एक बहुत बड़ी चीज जो निकाल कर दिखाई, वो हमें निकाल कर दिखाई थी एक साइंटिस्ट ने, ग्रिजोर जॉन मेंडल। इसीलिए आज भी हम उन्हें क्या मानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जो रिसर्च करके, जो एक्सपेरिमेंट करके हमें प्रूफ दिए थे, उसी के आधार पर आज हम सारा जेनेटिक्स जो है वो सब स्टडी करते हैं और उसी के आधार पर आगे जो है एक्सपेरिमेंट्स हेरिडिटरी के अभी भी चल रहे हैं। तो मेंडल की डिस्कवरी से पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया और अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे एक थ्योरी थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ये मॉइस्ट वेपर थ्योरी क्या कहती है कि हम सबके अंदर मॉइस्ट वेपर्स हैं, मींस हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे वेपर्स हैं और वो वेपर्स हमेशा ही मेल के अंदर और फीमेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और यही वेपर्स जो है आगे चलकर नेक्स्ट जनरेशन को बनाते हैं। तो ये थ्योरी जो है, ठीक है, मान भी सकते थे हम, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, हम उसको मान सकते थे कि हो सकता है ऐसा हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई तो हमें पता चला कि नहीं, ये चीजें तो नहीं होती, हमारे अंदर ऐसा कोई वेपर वेपर हम दिखाई नहीं पाए, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ साइंटिस्ट और
अजीब अजीब थ्योरीज उन्होंने दी, जैसे किसी ने दी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस थ्योरी ने क्या कहा हमें? थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस कहती है कि हर एक की जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके अंदर सेल्स हैं, और हर एक सेल के अंदर टाइनी पार्टिकल्स हैं। हर एक सेल के अंदर हैं टाइनी पार्टिकल्स, और ये सारे टाइनी पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उससे एक नया इंडिविजुअल जो है वो तैयार होता है। अब वो टाइनी पार्टिकल्स कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनके कैरेक्टर्स हैं, इसके बारे में कोई भी साइंटिस्ट कुछ नहीं बता पाया। तो ये थ्योरी भी मॉइस्ट वेपर थ्योरी की तरह एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये भी फेल हो गई। फिर और साइंटिस्ट ने और थ्योरीज लगाई और कोशिश की कि हम स्टडी कर सकें कि ये कैसे होगा। एक ने दी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ये सब 18th-19th सेंचुरी की बातें हैं, जब साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट्स किए, कोशिश की पता लगाने की हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस के बारे में। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है कि हर एक के अंदर एक छोटा ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पर वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम अगली जनरेशन बनाते हैं, जबकि ये बात भी हमें आज के टाइम में पता है, ये बात भी सही नहीं है। तो फिर सही क्या है, ये देखने के लिए हम पढ़ते हैं ग्रिजोर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रिजोर जॉन मेंडल जो है एक चर्च में फादर का काम करते थे, बहुत ही गरीब फैमिली से थे। इनके फादर एक किसान थे, थोड़ी बहुत जमीन थी, और इनका क्योंकि इंटरेस्ट था इसीलिए एक चर्च में ये फादर बन गए। उस चर्च का जो बैकयार्ड था, जो पीछे का गार्डन था, वहां पर एक प्लांट लगा होता था, गार्डन पी। गार्डन पी जो मटर, हरे मटर होते हैं जिनकी सब्जी आप लोग खाते हैं, दैट इज द गार्डन पी। इसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। इसका भी माइक ऑन है, काइंडली उसको बंद करें। द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन प्लीज। पाइसम सेटाइवम है गार्डन पी का नाम। और मेंडल ने क्या देखा कि चर्च के बैकयार्ड में ये जो प्लांट लगा है पाइसम सेटाइवम, इसमें बड़ी वैरायटीज है। कोई प्लांट तो बहुत ही टॉल है, और कोई जो है उसकी स्टेम की हाइट बहुत ही कम है, एकदम ही छोटा है। फिर उन्होंने क्या देखा, किसी के सीड्स जो हैं वो राउंड है, किसी के सीड्स जो हैं वो रिंकल्ड हैं। अब मटर के दाने आप देखो तो किसी के राउंड होते हैं, कोई ऐसे सुकड़े हुए से इस तरह से श्रिंक भी होते हैं। तो ऐसी कई वैरायटीज जो है वो मेंडल ने देखी, और उसको देख के मेंडल के जो है माइंड में एक चीज आई कि ये इतनी वैरायटीज ऐसे कैसे मतलब हो गई। तो इन सभी वैरायटीज को देखते हुए मेंडल ने अपने जो है एक्सपेरिमेंट शुरू किए, और उन्होंने गार्डन पी के टोटल जो कैरेक्टर्स जो उन्होंने लिए वो थे, जस्ट अ मिनट, जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए वो लिए टोटल 34 पेयर्स ऑफ करेक्टर। पेयर मतलब जैसे टॉल और ड्वार्फ, ये दोनों करेक्टर क्या है, हाइट का करेक्टर है ना। तो हाइट में दो वेरिएशंस है, या टॉल या ड्वार्फ। तो ये पेयर में हमने इस तरह से लिया। फिर चलते चलते मेंडल ने कई करेक्टर्स को छोड़ दिया और 25 पेयर्स पर अपनी स्टडी करी, और फाइनली मेंडल ने सिर्फ 7 पेयर्स को ही चूज किया, और इन 7 पेयर्स ऑफ करेक्टर पर अपनी जो है स्टडी आगे शुरू की। मेंडल जो है उनका बर्थ हुआ था 1822 में, और 1884 में उनकी डेथ हो गई थी। ये भी क्वेश्चन बेटा नीट में बहुत बार पूछा गया है, मेंडल का बर्थ एंड डेथ ईयर, तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मेंडल ने अपने जो लाइफ टाइम में ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट्स अपने किए, वो किए टोटल 7 ईयर्स में।
7 साल लगातार वो गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। 7 कैरेक्टर्स उन्होंने उठाए और उन्हीं कैरेक्टर्स पर उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंटेशन अपनी की। मेंडल ने जो ये 7 साल लगाए ये थे 1856 टू 1863। ये 7 साल जो है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने एक बड़ी नई चीज खोज के निकाली और वो चीज थी फैक्टर्स। फैक्टर्स जिन्हें आज आप क्या बोलते हैं, जीन्स। हमें पता है कि हमारा हर एक कैरेक्टर किस पर लिखा हुआ है, जीन्स पर लिखा हुआ है। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। और डीएनए के ऊपर लगे हुए हैं जीन्स। और ये जीन्स हमारे सारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हेयर का कलर कैसा होगा, हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, हमें किस चीज पर हंसी आएगी, रोना आएगा, ये सब चीजें ये हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स लगे हैं वो डिसाइड करते हैं। लेकिन मेंडल ने इसको क्या नाम दिया था, फैक्टर्स। ठीक है, आज जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, मेंडल इनको नाम दिया था फैक्टर्स। क्लियर है इतना? कोई डाउट्स? नहीं तो आगे चलते हैं, चलिए। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स जो यूज किए थे वो कैरेक्टर्स हैं, इस पर भी बेटा नीट का और एमसीक्यू जो आपके थ्योरी का भी बन सकता है कि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कंट्रास्टिंग मतलब एकदम ही डिफरेंट थे, या टॉल या ड्वार्फ, मतलब मीडियम हाइट का कुछ भी नहीं था। तो पहला जो ट्रेट था वो उन्होंने क्या लिया, प्लांट की हाइट, जो क्या हो सकती है, या टॉल या ड्वार्फ। दूसरा ट्रेट जो 7 पेयर में से था वो उन्होंने लिया सीड का शेप। सीड की शेप कैसी है, राउंड है या रिंकल्ड है। ठीक है, तीसरा जो करेक्टर है जो उन्होंने लिया, दैट वाज सीड कॉटिलिडन कलर। सीड कॉटिलिडन कलर, ये सीड कॉटिलिडन कलर या तो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, ऐसा मेंडल ने ऑब्जर्व किया। फोर्थ था फ्लावर का कलर। फ्लावर कलर, तो पी प्लांट के फ्लावर का कलर या होता है वॉयलेट या होता है व्हाइट, जो उनके गार्डन में उनको मिला। फिफ्थ जो उन्होंने स्टडी किया, पॉड शेप। पॉड शेप, पॉड क्या होता है बेटा, जो आप मटर देखते हो ये इस तरह से, हरे मटर जो आप देखते हो, तो ये अंदर इस तरह से इसमें मटर लगे हुए होते हैं। तो ये जो मटर जो छिलके के साथ जो आपको दिखता है इसे हम क्या बोलते हैं, पॉड। तो आपने कभी देखा होगा कुछ पॉड ऐसे होते हैं इन्फ्लेटेड, यानी कि फूले हुए, और कुछ पॉड जो हैं वो आपने देखे होंगे ये इन्फ्लेटेड, और कुछ इसके कंपैरिजन में ऐसे भी मटर के छिलके आपको दिखे होंगे, यहाँ बीच में ऐसे मटर होते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लेटेड हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा थोड़ा साइड से ऐसे श्रिंक हुआ हुआ। ऐसे मटर अगर होते हैं तो वो मटर खराब नहीं है, वो एक अलग स्पीशीज है मटर की। नेक्स्ट है पॉड कलर। पॉड का कलर ग्रीन तो आप मटर देखते ही देखते हो, कुछ पीले से भी मटर बीच में दिखते हैं, मटर छिलके समेत पीले भी होते हैं, तो वो सूखे हुए खराब नहीं होते हैं, वो उनकी एक अलग स्पीशीज है। और सेवेंथ जो मेंडल ने करा, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन जो है वो क्या है,
क्या वो पोजीशन जो है एक्सियल है या टर्मिनल है? अब एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन से क्या मतलब है? यहाँ पर एक्सियल पोजीशन का मतलब है कि ये देखो, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, ये अलग एक्सिस, ये एक अलग एक्सिस। तो फ्लावर जो है वो अलग अलग एक्सिस पे इस तरह से बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे? द फ्लावर इज एक्सियल इन पोजीशन। और यही फ्लावर अगर ये स्टेम और ये इसका एंड पॉइंट और यहां पर ही फ्लावर आ गया, यहाँ साइड पे तो फ्लावर है ही है, प्लस जहां पर स्टेम खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, वहां पर भी अगर फ्लावर आ गया तो ये फ्लावर क्या कहलाएगा? इट इज अ टर्मिनल फ्लावर। तो मेंडल ने पी प्लांट में देखे दो तरह से फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, एक है एक्सियल और एक है टर्मिनल। एक्सियल जो एक्सिस पर, और टर्मिनल जो स्टेम हाइट जहां पर खत्म हो रही है वहीं पर ही फ्लावर बन गया। ये 7 ट्रेट्स को मेंडल ने जो है स्टडी किया, और हमें एक बहुत ही नई चीज जो है वो निकल कर सामने आई, और वो क्या थी? दैट वाज फैक्टर्स, जो आज तक कभी किसी को इस बारे में मालूम ही नहीं था। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मेंडल ने एक ही अपनी टेक्निक रखी, या हम कहें कि एक ही स्टेप बाय स्टेप जो काम चला वो इन्हीं स्टेप्स में ही सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब सोचो, किसी ने अगर 7 साल हर रोज एक्सपेरिमेंट किए हो, 7 करेक्टर्स हो, और तरीका हर बार एक ही अपनाया, तो मेंडल की जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी वो सभी करेक्टर्स के लिए, हर एक्सपेरिमेंट के लिए सेम थी। और वो टेक्निक में पहला स्टेप क्या था? सिलेक्शन। मेंडल पहले सिलेक्ट करते थे कि मैंने कौन से करेक्टर को स्टडी करना है, क्या हाइट को, क्या पॉड का कलर, क्या पॉड की शेप, या फ्लावर का कलर। तो पहले सिलेक्ट, देन हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मींस हाइब्रिड का बनाना। हाइब्रिड कैसे बनता है? कि एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, तो दोनों को मिला देना, तो एक नई चीज तैयार हो जाएगी। दो अलग अलग स्पीशीज को मिलाकर एक नई स्पीशीज को बनाना इज हाइब्रिडाइजेशन। एंड थर्ड वाज सेल्फ पॉलिनेशन। किसी नए प्लांट के साथ हाइब्रिड को नहीं, हाइब्रिड को हाइब्रिड के साथ ही क्रॉस कराकर उन्होंने एक नया जो है अपना प्लांट जो है वो तैयार किया, फिर उसको स्टडी किया कि उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं। ठीक है, ये थी मेंडल की टेक्निक। अब मेंडल ने क्या चूज किया था? पी प्लांट, गार्डन पी। गार्डन पी उन्होंने चूज करा, इसके उनको बहुत ही फायदे हुए। अगर मान लो मेंडल ने कोई और प्लांट चूज किया होता तो हो सकता है आज वो फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं होते, क्योंकि पी प्लांट के जो करेक्टर्स थे जो हमने देखे कि आए हमें शो हुए, वो सारे करेक्टर्स जो हैं वो क्या थे? दे ऑल वर प्योर लाइन। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बोर्ड दिख रहा है आपको क्लियर? यस मैम। मन्नत, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है अब आपको? यस मैम। ठीक है, मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। ठीक है, तो मेंडल ने जो पी प्लांट को चूज किया उसके उनको फायदे थे, क्योंकि पी प्लांट क्या था? प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? कि पी प्लांट ने जो अपने करेक्टर थे, अगर वो टॉल है तो वो उसने अगली जनरेशन में एज इट इज अपना करेक्टर लेके जाना है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। मींस टॉल एंड ड्वार्फ दोनों मिलकर एक मीडियम हाइट का प्लांट नहीं बनाते, या तो वो टॉल होगा या वो ड्वार्फ होगा। मींस करेक्टर एज इट इज अगली जनरेशन में जाएगा। तो जो भी करेक्टर एज इट इज अगली जनरेशन में जाते हैं बिना चेंज हुए, बिना ब्लेंडिंग हुए, बिना मिक्सिंग हुए, हम उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर द प्योर लाइन करेक्टर्स। तो मेंडल को सबसे बड़ा फायदा पी प्लांट चूज करने का क्या था? कि सारी जो उसने वेराइटीज चूज की थी, दे ऑल वाज प्योर लाइन, एज इट इज अगली जनरेशन में करेक्टर लेकर जाती थी। अब दूसरा उनको क्या फायदा था? कि इजीली डिटेक्टेबल थी।
ये सारे कैरेक्टर जो मेंडल ने चूज किए वो बाहर से दिख जाते थे, कोई टेंशन नहीं थी कि अंदर से खोल के देखना है, क्योंकि उस टाइम में माइक्रोस्कोप तो था ही नहीं। तो इसीलिए मेंडल को एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहा कि वो आसानी से बाहर से देखकर सारे कैरेक्टर्स को जो है वो स्टडी कर सकते थे। तीसरा जो पी प्लांट है, इट शोज कंट्रोल ब्लीडिंग, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग मींस आप इसकी ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसका क्या है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो मेंडल ने भी यही टेक्निक्स जो है इमैस्कुलेशन वाली अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज की थी। जो पी प्लांट है, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें स्टेमन भी है और इसके अंदर कार्पल भी है। ठीक है, अब इसका क्या नुकसान है कि यहाँ पर ये ओपन पड़े हैं स्टेमन और कार्पल, फ्लावर अगर ओपन है, ओपन फ्लावर है पी का, तो मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये भी तो हो सकता था कि किसी और के पॉलन ग्रेन्स उड़कर यहाँ स्टिग्मा पर गिर गए हो और उसके करेक्टर आ गए हो। लेकिन मेंडल ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि मेंडल ने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करी। मींस अगर उन्होंने पी प्लांट के ही पॉलन ग्रेन्स को पी प्लांट पर ही गिराना है तो उन्होंने इमैस्कुलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर और बैगिंग यानी कि कार्पल को कवर करके रखना, ये वाली टेक्निक को साथ में यूज किया था। तो ब्रीडिंग उनके कंट्रोल में थी कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन करानी है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट जो मेंडल को पी प्लांट चूज करने का फायदा था वो ये था कि ये प्लांट जो है इजीली सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन वाला प्लांट होता तो मेंडल अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। इट इज एन एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट मीन्स हर साल नया बन जाता है ये पौधा। तो साथ के साथ जो है आप नए सीड जो है उनको लेकर उगाकर जल्दी से आप रिजल्ट भी ले सकते हो, आप देख सकते हो। अगर कोई प्लांट ग्रो ही 6-7 साल में करता है तो उसके रिजल्ट ही 6-7 साल में आते, जबकि मेंडल ने 7 साल में हजारों एक्सपेरिमेंट करके हर एक एक्सपेरिमेंट का सेम रिजल्ट पाकर अपने लॉज, अपनी थ्योरी दुनिया के सामने रखी। एक और फायदा था पी प्लांट का, लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स, बहुत सारे सीड्स बन जाते हैं एक साथ, तो सब पे जो है स्टडी करना भी आसान। और एक जो सबसे बड़ा फायदा था, इजीली ग्रोन, आसानी से पी प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, उसके लिए कोई खास उसको प्रोसीजर देने की भी जरूरत नहीं है हमें। तो ये मेंडल को फायदे हुए पी प्लांट चूज करने के, इसीलिए उनका एक्सपेरिमेंट भी आगे चलता रहा। अब क्या हुआ जी, मेंडल 1884 में मेंडल की तो हो गई डेथ। ठीक है, 1884 में मेंडल की डेथ हो गई और तब तक मेंडल के काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज रहा मेंडल का वर्क, किसी को पता ही नहीं चला भी मेंडल ने इतने एक्सपेरिमेंट कर कर इतनी बड़ी खोज निकाली है कि सारे लोग ढूंढ भी जा रहे हैं कि जेनेटिक्स किसकी वजह से होता है, भी हमारे कैरेक्टर्स आगे अगली जनरेशन में किसकी वजह से जाते हैं, किसी को पता नहीं। और मेंडल ने इतनी बड़ी खोज कर दी लेकिन अभी भी किसी को पता नहीं चला। तो मेंडल का काम जो है वो अननोटिस्ड रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण था कि लिमिटेड सर्कुलेशन। अब मेंडल के टाइम पर अगर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट होता तो अपने वो वायरल कर देता है ना, सभी को बोलता देखो जी मैंने इतनी बड़ी खोज करी है, इसको शेयर करो, वायरल करो, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता अरे भाई मेंडल ने कितनी बड़ा काम कर दिया ना। अब तब तो इवन न्यूज़पेपर्स होते थे सिर्फ, और न्यूज़पेपर्स भी कैसे थे, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो बढ़ते थे, ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में या पूरे देश में एक साथ बढ़ रहे, ऐसा भी नहीं था। तो लिमिटेड सर्कुलेशन जो है उसने अपने काम की मिली, इसीलिए मेंडल का काम अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। उस एरिया के लोगों को हो सकता है कुछ एक ने मान लिया हो तो कर लिया हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है जब तक दुनिया भर के साइंटिस्ट को बात नहीं पता चलती, वो बात वेरीफाई नहीं होती, तो आपके काम को पहचान नहीं मिलती। इसीलिए मेंडल का काम पहचान में नहीं आया और उनकी डेथ भी हो गई। दूसरा क्या था कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो गार्डन पी पे किए जो कि प्योर लाइन थे,
लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने उसको चेक करने के लिए अदर प्लांट्स पर किया जो कि प्योर लाइन नहीं थे, तो इसका उनको नुकसान हुआ, क्योंकि दूसरे जो प्लांट्स थे उन्होंने एज इट इज अगली जनरेशन में वो करेक्टर को लेकर नहीं गए। इसका नुकसान मेंडल को हुआ कि साइंटिस्ट ने ये कहा कि ठीक है, गार्डन ट्री पे आपके एक्सपेरिमेंट्स ओके है, सब रिजल्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, 7 साल का आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी प्लांट्स पर भी तो ये चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर कोई बात हर एक चीज पर एप्लीकेबल होती है, वो यूनिवर्सल है, तो ही साइंटिस्ट उसको लॉ की फॉर्म में या आपको बुक्स में पढ़ाने के लिए, या उसको एक हम एक थ्योरी मान लेते कि हाँ ये बात इस बारे में सही है और इस बंदे ने ये खोज की है। लेकिन दूसरे प्लांट्स पर मेंडल की ये सारी बातें एप्लीकेबल नहीं हुई, इसलिए भी मेंडल के काम को पहचान नहीं मिली। तीसरा था, मेंडल में थी लैक ऑफ एग्रेसिवनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी गलत बात को भी मनवा लेते हैं, उनके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस कर सकते हैं वो कि नहीं ऐसे है, कुछ भी मतलब कर कर आके अपनी बात को मनवा ही लेते हैं, आपको वो कन्विंस कर देंगे। बट मेंडल जो है वो थोड़े से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, वो अपनी बात को अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाए। जब उनको दूसरे साइंटिस्ट ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो वो घबरा गए, कॉन्फिडेंस कम था, इसीलिए उनका काम की पहचान जो है वो नहीं हो सकी। नेक्स्ट कारण क्या था कि उनकी सारी डिस्कवरीज वर हेड ऑफ द टाइम। हेड ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपने जाकर बोला जी मैं कहता हूं कि ये चीज अगली जनरेशन में जाती है, आपको साइंटिस्ट क्या बोलेंगे, दिखाओ। साइंस हमेशा प्रूफ मांगती है एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में। अब उस टाइम पे माइक्रोस्कोप तो थे ही नहीं, तो ये प्रूफ कैसे दिया जाता? तो ये बात हम बोलते हैं हेड ऑफ द टाइम थी। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि मुझे याद आता है कि जब मैं सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में थी, तो कुछ बच्चे जैसे न्यूज सुनाते थे या बाहर कहीं जाकर आते थे, तो वो ये बात सुनते थे कि देखो जी ऐसा होगा, आने वाले टाइम में एक ऐसे फोन आ जाएंगे, आप यहाँ बैठे अमेरिका में किसी को बात कर लो, इवन कि उसकी फोटो देखकर तुम वीडियो में देखकर उससे बात कर सकते हो। तो उस टाइम पे हमारे घरों में क्या होते थे, लैंडलाइन फोन होते थे जिसके साथ तार होती है, तो जहां वो फोन लगा हुआ है आपको वहां जाकर ही फोन करना है, वहीं खड़े होकर बात करनी है। तो उस टाइम पे अगर कोई कहे आपको कि आप वीडियो के थ्रू अमेरिका बैठे किसी से बात कर सकते हो, उसको देख सकते हो, तो दैट वाज द हेड ऑफ द टाइम। तो हम लोग हंसते थे, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तार इतनी दूर जा ही नहीं सकती, फोन कैसे कनेक्ट होंगे दो एक दूसरे के साथ। तो हमारे सोच के बाहर थी वो चीज कि ये काम हो सकता है, लेकिन वो चीज हुई। ऐसे ही उस टाइम पे जब माइक्रोस्कोप नहीं थे, मेंडल ने कहा नहीं जी फैक्टर्स होते हैं, सारे कहते दिखाओ। जब हम चीज को देख नहीं सकते हम कैसे माने, इसीलिए भी मेंडल का काम जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। एंड लास्ट, his concept of stable blending, sorry, unblending and discrete units, जो उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया, ये सारी चीजें जो हैं ये सब क्या थी, किसी और चीज में हम फाइंड आउट नहीं कर सके, ये सिर्फ पी प्लांट में ही हमें मेंडल को जो है वो मिला, इसीलिए भी उनके काम की पहचान नहीं हुई। तो मेंडल की डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने जो जेनेटिक्स के लिए इतने बढ़िया जो खोज करके निकाली उसका किसी को पता तक नहीं चला। उसके बाद इन द ईयर 1900 तीन साइंटिस्ट आए, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्राइस एंड एरिक शेनबर्ग। अब मेंडल ने जितनी मर्जी उनके कैरेक्टर में कमी थी कि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे या कुछ भी था, एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो काम मैं आपको रोज कहती हूँ कि करा करो, लिख के देखो, लिख के देखो, जो पढ़ते हो उसको लिखो, बार बार लिखो। यही काम मेंडल ने एक अच्छा किया। उन्होंने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हर एक को राइट किया और अपने नोट्स बनाए। यही लिखना उनके काम आया उनके मरने के बाद भी। उनके लिखे हुए सारे नोट्स जो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिखे थे वो सब इन द ईयर 1900 कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्राइस और एरिक शेनबर्ग को मिले। और उन्होंने कहा, तब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया था, तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेंडल ने हमारी जेनेटिक्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, उन्होंने इतनी बड़ी खोज करके निकाली है कि हमारे अंदर क्या होते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स अकर इन पेयर,
और वो हम अगली जनरेशन को आगे पास ऑन करते हैं। और यही कारण है कि बच्चे जो है अपने ही माँ बाप से सिमिलर होते हैं, उनके कैरेक्टर अपने माँ बाप से मिलते हैं। तो मरने के बाद सिर्फ उनके जो एक्सपेरिमेंट्स जो भी मेंडल करते थे उस सब का नोट्स बनाते थे। और उससे भी अच्छी बात उन्होंने क्या करी कि वो जो रोज एक्सपेरिमेंट कर कर कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसका ये रिजल्ट आया, और इस सारे को वो एक लोकल न्यूज़पेपर में छपवा देते थे। और वो जो लोकल न्यूज़पेपर था, चाहे वो आसपास के एरिया में होता था, लेकिन वो एक जगह फिक्स जो है वो प्रिजर्व हो गया, रखा गया, प्रिजर्व रह गया। और वही प्रिजर्व की हुई सारी लिखी हुई चीजें इन 3 साइंटिस्ट को मिली। उन्होंने आगे देखा और उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, हमें तो मेंडल ने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर दी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं। ठीक है, इनफ फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतना बहुत है। कल हम करेंगे कि मेंडल ने क्या डिस्कवरीज की और उससे मेंडल ने क्या क्या अपने लॉज बनाए। थैंक यू फॉर टुडे।